चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic for today's discussion is aging or how we age. Let's call it science of aging, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे बहुत बड़ा है। इसके लिए अगर आप अहाता करना चाहें तो इसके बारे में मुख्तलिफ और शोबा इल्म जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी अपनी बात की हुई है, अपनी अपनी राय दी हुई है। और उसके ऊपर अगर हम अहाता करें तो सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, मजहब से, माशरती इल्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, सब ने अपने अपने अंदाज से इंसान की इस दुनिया में जो जिंदगी है उसको कैप्चर किया है कि हाँ जी, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के अपने मसाइल हैं। तो इन चीज़ों को हम ना सिर्फ साइंस के नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। और आप अगर देखें तो हम अपनी एजिंग को मैं आपके लिए डिफाइन कर दूं। एजिंग इज अ बिग वर्ड, समटाइम यू थिंक अबाउट के मतलब क्या है, और आप अभी छोटी जमात में है तो मैं इसके लिए आपको, हम जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं दैट इज अबाउट दिस लाइफ साइकिल, जिसमें बर्थ, ग्रोथ, ओल्ड एज एंड डेथ, दैट्स हाउ ह्यूमन लाइफ इज जनरली कैप्चर्ड। जैसे हम समझते हैं इसको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जैसे मैंने जिक्र किया कि वी आर गोइंग टू लिमिट आवरसेल्व्स टू जस्ट द बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ दिस। हाँ, हमारा एक वर्ल्ड व्यू है लाइफ के बारे में, वी बिलीव सर्टेन थिंग्स, और उनका इससे कोई तजाद नहीं है। आप अपने जहन में उभरते हुए सवालात को दबाएं बिल्कुल नहीं, उनको लाएं और उनको इनके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा? ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज जस्ट सेटिंग द स्टेज कि हो क्या रहा है। तो ये इस पिक्चर से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दिस इज हाउ लाइफ बिगिंस, एक छोटा बच्चा, एंड दिस इज रिलेटिवली द एंड ऑफ लाइफ, जब हम जानते हैं कि हमारे जब बुढ़ापा आ जाता है तो हाथ के टेक्सचर में कैसे फर्क आ जाता है। और इसी को अगर हम देखें तो एज वाइज, हम 10 साल का बच्चा हो बनते हैं तो देखें इस तरह की एक हमारी अपीयरेंस होती है, एनर्जी होती है, ग्रोथ होती है। फिर 20, 30, 40, 60, 80, दीज आर द माइलस्टोन जिनके साथ साथ आप जाते हैं, लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में जा रहे हैं। इसको हम एजिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी यूज द टर्म एजिंग। बाय द वे, आपको इसके दोनों स्पेलिंग मिलेंगे और वो दोनों ठीक है। AGEING भी है और AGING भी है। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, ये एक छोटा सा बेसिकली ग्रामर का या स्पेलिंग का इशू है, उसकी फिक्र नहीं करनी इतनी। ठीक है? ओके। फाइनली वी नो दैट कि एजिंग इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स एज। जैसे हम इसको प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स भी एज करते हैं, और हमें पता है कि कुछ प्लांट्स तो हमें एक साल में अपना पूरा साइकिल दिखा जाते हैं कि पहले दरख्त खाली हो जाता है, फिर बहार आती है तो उसमें छोटी छोटी कॉंपलें फूटती हैं, कॉंपलों से पत्ते निकलते हैं, छोटी छोटी पत्तियां, फिर बड़े पत्ते बनते हैं, फिर पूरा दरख्त हरा भरा हो जाता है। और फिर वही साइकिल दोबारा वापसी की तरफ शुरू होता है। वही दरख्त आहिस्ता आहिस्ता पीला होना शुरू होता है, पत्ते ब्राउन हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, एंड हम इसको सीजन से याद रखते हैं कि अच्छा ये अब स्प्रिंग आ गई है, बहार आ गई है, जैसे आजकल है। और फिर हम फॉल में, इसका नाम ही फॉल इसलिए शायद रखा गया है कि हम सारी चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। एंड ऑटम, खिज़ां का मौसम जो है वो हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी की डिफरेंट फेजेस हैं और ये उसमें से गुजरता है। बट दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ एजिंग। थोड़ी सी तफसील में चलते हैं। जैसे मैंने कहा, ऑल लिविंग थिंग्स एज एंड वी आर मेड ऑफ सेल्स। अब मैं, आपकी जमात अभी थोड़ी सी छोटी है, ज्यादातर आप अभी 8th तक हैं, आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन साइंस से चूंकि आप वाकिफ हैं थोड़े से, तो आई अज्यूम कि सेल्स का पता है कि हम, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे। आपको इसका पता है? सेल्स का नॉलेज है बेटा कि नहीं? ओके ओके ओके। 9th और 10th में जाके आप इसको स्पेसिफिकली बायोलॉजी में, जब आप साइंस के मजीद ब्रांचेस कर देते हैं तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स की साइंस को बायोलॉजी कहते हैं। उसमें आपको पहले ही चैप्टर में ये पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि हाउ इज लाइफ मेड अप ऑफ एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट। और साइंस के सब्जेक्ट्स तक हम आमतौर पर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन 8वीं जमात में इतनी साइंस में बता दिया जाना चाहिए, और हमें पता भी, और आपको थोड़ा थोड़ा पता है, मैं ऐसे रिपीट करता हूँ कि जैसे एक अंडा है जो आप देखते हैं, एक एग है, ये बाकायदा पूरा खुद एक सेल है।
दिस इज एन एग्जाम्पल जो कि हमारे पास सामने नजर आ जाती है, वरना आमतौर पे जो सेल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू यूज अ वेरी मैग्नीफाइंग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज बॉडी में जो सेल्स होते हैं दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई, हम आंखों से नहीं देख पाते। और वो सेल्स छोटे छोटे होते हैं, जैसे अभी पिछले कुछ सालों में कोरोना वायरस की जो डिजीज थी, जो आपको पता ही है कि कोविड-19 के नाम से मशहूर हुई, उसको जो कॉज करता था जर्म, वो कोविड का एक बेसिकली जरसूमा था जिसको हम वायरस कहते हैं। और वो वायरस इतना छोटा था कि मैं अगर उसको आपकी मिसाल के तौर पे करूं कि आपके एक बाल की विड्थ पे कई वायरसेस लाइन अप हो सकते थे, इतने छोटे थे वो। उसकी मिसाल अगर मेजरमेंट्स में जाएं तो हमारे जैसे आप जानते हैं ना, मीटर एक यूनिट है, मिलीमीटर एक छोटा सा यूनिट है, और मिलीमीटर से भी हजारवां हिस्सा कर दें तो वो माइक्रोमीटर कहलाता है। तो ये जो जरसूमा था ये तकरीबन 100 माइक्रोमीटर के आसपास था। और इसी लेवल पे हमारे पास सेल्स की डायमेंशंस होती हैं। हमारी बॉडी सारी सेल्स से बनी हुई है। आप इमेजिन करें कि लाखों सेल्स मिलके एक काम करने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बात करने के लिए मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है उसको मेरी टंग तक, जुबान तक मूव करने के लिए कोई मिलियंस ऑफ सेल्स ने मिलके कारोबार अंजाम दिया है ये वाला। ठीक है ना? सही। इसी तरह जब आप देखते हैं तो आपकी जो आंखों के पीछे एक रेटिना बना होता है, वो रेटिना जो है वो ऑलमोस्ट एक स्क्रीन की तरह, एक कैमरे की तरह छोटी सी फिल्म है, लेकिन उस रेटिना में मिलियंस ऑफ सेल्स ने मिलके उसको कंपोज किया है, उसको बनाया है। और वो हर सेल जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर वो सेल्स डाई करना शुरू कर दें तो हमारी आंखों का विजन खराब हो जाएगा, या हमें कलर सही नजर नहीं आएगा, या हमें वहां पे अंधेरा नजर आएगा। और ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है इसलिए कि एजिंग के साथ भी यही होता है। आपको पता है ना, बड़े जैसे हम होते जाते हैं हमारी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोग ना नजर आने की शिकायत करते हैं, और फिर ग्लासेस और उससे आगे की स्टेजेस और वो सारी, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजिंग। तो ये एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको दी, दैट इज अ वेरी एप्ट एग्जाम्पल फॉर हाउ एज अफेक्ट्स आवर सेल्स। तो लेट्स गो इनटू दिस। हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है दैट इज अ सेल। एंड दैट सेल व्हेन वी एज, लाइक जैसे जैसे हम जिंदगी गुजारते जाते हैं, सेल्स ने दो काम करने होते हैं। उन्होंने एक तो जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करना है, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन। उन कुछ सेल्स का काम होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, सेल्स उसको कंज्यूम करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और बॉडी फिर उस एनर्जी को यूज करती है। जैसे हम अपने मसल्स मूव करते हैं, आप बात कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी यूज हो रही है, आप सांस भी ले रहे हैं तो एनर्जी यूज हो रही है। इसी तरह सेल्स का दूसरा काम होता है कि अपनी अगली नस्ल को भी बनाना, कि सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, सेल्स ने एनर्जी बनानी होती है और सेल्स ने मजीद सेल्स बनाने होते हैं। जैसे जैसे एज आती जाती है इन दोनों कामों में आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट टू डिटीरियरेट, दे स्टार्ट टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ लैक ऑफ प्रोग्रेस, इफ वी वांट टू कॉल इट डिग्रेडेशन। और उसकी क्या रीजन है, हम उनमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग अब तक है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें पूरी समझ नहीं आई हुई। वी एज ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस, वी आर ओनली एज मच ट्रूथफुल एज आवर ऑब्जर्वेशन इज। आज से 40 साल पहले हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनसे हम सेल्स को इस बारीकी में देख सकते जिसमें आज हम देख सकते हैं। तो 40 साल पहले जो इल्म लिखा गया साइंस की किताबों में, अभी भी कमोबेश वो पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन हमें पता है उनमें से बहुत सारा नाकाफी है, ठीक नहीं है, और अब वो चीजें बदलने लग गई हैं। जैसे मैंने आपको नीचे दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहले वाली में एक कार्टून व्यू है, देखिए इस कार्टून में क्या दिखा रहे हैं कि सेल्स है और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें अटैक कर रही हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो सूरज से खतरनाक शुआएं भी आती हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं, और भी तरीकों से ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ जाती हैं। फिर आप एक्सरेज और इस तरह की मुख्तलिफ तरह की अनवांटेड रेडिएशन जिनसे ह्यूमन बींग्स अब एक्सपोज होते हैं हम, वो भी इफेक्ट करती हैं। फिर स्मोकिंग है, इस तरह की मुख्तलिफ और चीज़ें जो हमारे ब्लड में जाती हैं। इन सारों को आप इमेजिन कर सकते हैं कि दे आर इन्वेडर्स, दे आर अटैकिंग द सेल्स, और इससे सेल का डैमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ चीज़ों पे प्रूफ है इस वक्त कि हम डीएनए डैमेज कर देते हैं उसका। इसी तरह मैंने राइट साइड पे एक और एग्जांपल दी है। ये छोटे छोटे जो क्रोमोसोम्स की तरह की शक्लें आपको नजर आ रही हैं, इनको टेलोमेयर्स कहते हैं। और ये अपनी रेप्लिकेट करते 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 हमें एक वर्जन नजर आता है कि ये इनकी लेंथ
छोटी होना शुरू हो जाती है, और इवेंचुअली जब इतनी छोटी होती है कि ये अपना फंक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो आप इमेजिन करें कि 40 साल के बाद इसकी लेंथ अपने ओरिजिनल का वर्जन नहीं रही, उससे थोड़ी सी कम होगी, 80 साल पे जाके इसने और थोड़ा सा कम हो जाना है। जब ये अपना काम नहीं करेंगे तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आपने एक छोटी सी कार तो बनाई हुई है, लेकिन अब उसके पहिए जो हैं वो उतना भाग नहीं सकते जितना भाग सकते होते थे पहले। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। और जो मैंने 3 पॉइंट्स रखे हैं ये आपको याद रखने वाले हैं, कि इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बायोलॉजिकल व्यू ऑफ एजिंग है, वो कहता है कुछ सेल्स डाई करना शुरू हो जाते हैं, और वो डाई करने वाले डिसफंक्शनल सेल्स फिर किसी काम के नहीं रहते। दूसरा, सेल्स के अंदर की जो इंटेलिजेंस है वो उन प्रोटीन से बनी हुई है जो प्रोटीन्स अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करती हैं, लेकिन वो डैमेज हो जाएं तो वो भी नुकसान बन जाता है। तीसरा ये है कि सेल्स, जैसे मैंने जिक्र किया, अपना इफेक्टिव टूल टेलोमेयर की शॉर्टनिंग से लूज करते हैं। बस इन 3 बातों को याद रखना, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं ब्रेक लेता हूँ, के साथ थोड़ा सा डिटेल में आगे भी जाके शेयर करूंगा, हम आप थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ये डैमेज आपकी बहुत अच्छा सवाल है, ये किसी भी एज पे स्टार्ट हो सकता है, और यंग एज पे जब छोटा बच्चा भी होता है उस वक्त एक्चुअली सेल्स मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, नए सेल्स बन रहे होते हैं, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है। फिर एक पॉइंट आता है जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी तकरीबन उसी को मेंटेन करना चाहती है। आपने देखा है कि पहले हम, छोटा सा बच्चा 1 फुट का होता है, फिर 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, इस तरह करके कद बढ़ रहा होता है, वेट भी बढ़ रहा होता है। तो आप इमेजिन करें कि इस तरह से कि सेल्स भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। फिर एक पॉइंट पे जाके जब आप 16-17 साल, 18 साल के होते हैं, आपकी हाइट रुक जाती है, मजीद नहीं बढ़ते, वेट भी तकरीबन उतना होना शुरू हो जाता है, वही रहता है। फिर उसके बाद आपकी मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज या डाइट, इन चीजों से फर्क पड़ता है, वरना आप रफली उसी तरह। तो सेल्स पहले बढ़ ज्यादा रहे होते हैं, इसलिए हमें उनका डैमेज नजर नहीं आता। हालांकि डैमेज वो शुरू में भी हो रहे होते हैं, जब आप बहुत छोटे होते हैं तो सेल्स डैमेज तब भी होते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि कुछ थोड़ी सी डैमेज हो रहा है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन विंस और डिस्ट्रक्शन लूजेस, हाँ, आपको उससे ज्यादा नजर आता है। और इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में इसी का नाम है तोड़फोड़, कि कुछ कंस्ट्रक्टिव होना है, कुछ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि जिस सेल ने अपना काम कर लिया कुछ अरसे के बाद उसको होता है कि बस अब आप जाएं, नया सेल उसकी जगह ले लेता है। लेकिन जो आपने पॉइंट किया कि क्या 40 ईयर्स पे, अब होता यह है कि अगर हालात साजगार ना हो, लेट्स से किसी की डाइट बहुत खराब है, मैं आपको एक ज्यादा समझे सीरियस किस्म की मिसाल दूं, तो आपने अफ्रीका के बच्चों की कई दफा तस्वीरें शायद कभी देखी होंगी। कहने को वो बच्चा 5 साल का कहते हैं, लेकिन वो बच्चा आपको 1 साल का भी नहीं लगता, 2 साल का भी नहीं लगता, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं होती, न्यूट्रिशन नहीं होती, खाना नहीं होता। तो आपको उनकी स्किन से, उनकी आंखों से, उनके जिस्म से नजर आता है कि वो तो बहुत कमजोरी का शिकार हैं, बीमार भी हैं, कुछ बीमार नहीं भी होते फिर भी। इसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि अगर बॉडी को उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो सेल्स बेचारे अपनी जिंदगी कैसे बरकरार रखेंगे। तो इसका मतलब है डैमेज जो हो रहा था वो 40 ईयर्स पे नहीं, वो एक्चुअली 1 ईयर 2 ईयर के पे भी होता है। आपने उसको ओवरकम करना होता है न्यूट्रिशन से, उसकी नेसेसरी जो जरूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। वरना देखिए आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी अपना ब्लड सर्कुलेशन में मुतासिर हो जाएगी हर चीज। तो ये वो वाला काम है, ठीक है। और अब इस बात को थोड़ा सा समेटते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे चले गए थे, समझिए खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप के लेवल पे हम बातें कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि उससे सेल्स डैमेज होते हैं। अब वापस बॉडी की तरफ आते हैं कि अच्छा, सेल्स डैमेज होने से क्या होता है। जैसे हमने जिक्र किया, जब बहुत ज्यादा मिकदार में सेल्स या तो अपने आप को बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि वो सेल जिसने ऑलमोस्ट ऐसे इमेजिन करें कि वो लाइट बल्ब था, वो ऑन था तो रोशनी कर रहा था, जब वो ऑफ हो गया उसकी जगह कोई और बल्ब आना चाहिए था, वरना तो वहां अंधेरा रहेगा। तो उस बल्ब की जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सेल समझ लें कि वो बल्ब है जिस सेल ने अपना रोल प्ले करना था। उसने अगर आपकी, जैसे कुछ सेल्स का काम होता है कि उन्होंने जर्म्स के साथ लड़ाई करनी, जैसे आपकी बॉडी को नजला जुकाम होता है तो बॉडी अपने आप को तैयार करती है कि अच्छा इसके साथ फाइट करते हैं, और वो उनको कवर अप कर लेती है, उनको उनके ऊपर काबू पा लेती है। इनको इम्यून सेल्स कहते हैं। इसी तरह कुछ सेल्स का काम होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपके मसल्स मूव करें। आपने खाना खाया है, खाना खाने से बात नहीं खत्म हो जाती, सेल्स ने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आपने सांस लिया, आपने ऑक्सीजन इनहेल की,
उस ऑक्सीजन को यूज करता है सेल एनर्जी बनाने के लिए। इसी तरह सेल्स फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सेल्स आगे मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। इस तरह हेल्थी ग्रोथ होती है, जिससे आप समझते हैं कि जिस्म तवाना रहता है और अपने काम करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो हमने पिछले सफे पे डिस्कस किया, if the cells are dying, if the cells are damaged, if the cells are losing their function because उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं रहा जो हमने जिक्र किया टेलोमेर्स की शॉर्टनिंग से, तो अब ये सारे काम मुतासिर होंगे। यूं समझिए कि जो आपके जिसको आपने हिफाजत के लिए रखा था वो भी अब अपना काम नहीं कर सकता, जिसको आपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रखा था वो भी अपना काम नहीं करेगा, जिसको आपने ग्रोथ के लिए कहा था वो भी नहीं करेगा। बस खुशकिस्मती ऐसी है कि ये एक एक नहीं होता, देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ देम। तो कुछ ना कुछ फिर भी अपना काम करते रहते हैं। इसलिए 60 साल का बंदा अगर एवरेज पे बात करें तो ठीक है, वो 40 ईयर ओल्ड से तो शायद उतना स्ट्रेंथ में मुकाबला नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जिंदगी चला रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए कि जितने सेल्स काम करते हैं उतना काम चलता रहता है। तो हम इसको कहते हैं कि ड्यू टू ऑल ऑफ दिस, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थी ग्रोथ, ऑल ऑफ देम सफर अ लिटिल बिट, लाइक ऑलमोस्ट कर्व नीचे की तरफ जा रही। जैसे हमने जिक्र किया, पत्ता जो है वो ग्रीन से थोड़ा सा ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजीज क्यों आती है लोगों में, क्यों बुढ़ापे में अमराज ज्यादा हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ये जी, इनको ब्लड प्रेशर हो गया, इनकी आर्टरीज में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ब्लॉक हो गई हैं, या स्ट्रोक हो गया है, डायबिटीज जिसको हम ज़ियाबितिस या शुगर कहते हैं, फिर दिल के अमराज हैं, कैंसर है, फिर दिमाग के मसले हैं जिनमें भूलना, और भूलने की एक बीमारी इस हद तक होती है कि वो डिमेंशिया, वो आम भूलना नहीं है छोटा सा, वो फिर लोगों को कुछ भी नहीं याद रहता, वो अपने बच्चों को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, पता नहीं चलता उनको, अपने घर का एड्रेस नहीं पता होता। काफी बीमारियां हैं, फिर एल्जाइमर्स, पार्किंसंस। इनमें क्या है, अब आपको तकरीबन इन बातों के लिए समझने के लिए मैंने आपको बुनियादी मटेरियल दे दिया। अब और दूसरा, कंक्लूड कर लूंगा। आपको याद है मैंने जिक्र किया कि हमें सेहतमंद रखने के लिए हमारे कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम होता है जर्म्स से लड़ाई करना। दे आर आवर इम्यून सेल्स, दे आर लाइक आवर सोल्जर्स, जिनको हम कहते हैं कि ये सेल्स हैं जिन्होंने हमें हमें बाहर से जो अटैक कर रहे हैं, वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स, दे सेव अस फ्रॉम दैट। और उनको इम्यून सेल्स कहते हैं। क्योंकि इम्यून सेल्स की भी उसी तरह डेथ होती है जैसे हमने जिक्र किया बाकी सेल्स को, तो नतीजा ये निकलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, और उस वीकनेस का फायदा उठाते हुए ये सारी बीमारियां फिर एक एक करके आने का मौका मिल जाता है इनको। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जस्ट टू रैप इट अप, एजिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इतने हैं कि हम आज गिनवा नहीं सकेंगे, बैठ भी जाए ना सुबह से शाम हो जाएगी, हम खत्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक और हायर लेवल पे चलते हैं, सेल्स से दुनिया को ऊपर आते हैं। टिश्यूज या पूरा ऑर्गन जो है वो फिर इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे आपका मसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगा, और ऑर्गन्स जो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, जैसे ब्रेन जो है वो डिटीरियरेट हो जाएगा, ब्रेन के सेल्स कम हो जाएंगे। ब्रेन जब सेल्स कम हो जाएगा तो वो उस तरह से सोच नहीं सकेगा, उतनी चीजें याद नहीं रख सकेगा। और मसल्स और बोन्स भी वीक हो जाते हैं। इवन आपको हैरानी होगी कि मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि हाइट आपकी एक 17-18 साल पे जाके फिक्स हो जाती है, बस उसके बाद आपने कद बढ़ना नहीं होता। बूढ़े लोगों को एक्चुअली कद कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक एज ऐसी आती है कि आपकी बोन्स वीक होते होते और सेल्स कम होते होते आपकी एक्चुअली स्पाइनल कॉलम से लेके ऑल द वे टू द लेग्स, आपकी जो हाइट है वो थोड़ी सी श्रिंक कर जाती है। तो इस हद तक हमें उसके इफेक्ट्स पता है। तो बात को खत्म करने के लिए यहाँ पे आखिरी चीज को हम जरा इंटरेस्टिंग बात ये करते हैं कि हम सीख क्या सकते हैं एजिंग से। व्हाट इज इट दैट वी कैन लर्न एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप इसमें से क्या करते हैं। तो यहाँ पे चंद एक बातें बड़ी मजे की हैं, वो ये कि सारी चीजें एज तो करती हैं, हम जैसे जैसे शुरू में कहा, लेकिन दे डोंट एज इन द सेम वे। लाइक दरख्त जो हैं वो उसी तरह एज नहीं करते, कुछ प्लांट्स जो हैं वो भी एक फर्क तरीके से एज करते हैं। और वेल्स जो कि हमें पता है समुंदर में रहती हैं, वो बहुत देर देर तक जिंदा रहती हैं और उनके साथ वो मसाइल नहीं होते। इनके साथ ऐसी क्या खास बात है। ये कछुए जो हैं, इनमें से कुछ कछुए जो हैं वो 100 से ऊपर साल तक उसी तरह चलते रहते हैं, ऐसे लगता है उनके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। हमने अभी सेल्स की बात की, तो इस पे हमारे लिए बड़ा अच्छा सवाल उठता है कि हम इनको स्टडी करें, इनके बारे में साइंस के क्वेश्चन उठाएं,
और वो चीज़ें पता करें जो कि हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी मैं जिक्र कर दूं कि ह्यूमन बीइंग्स भी, सारे इंसान एक ही तरह एज नहीं करते। हम में से कुछ को जेनेटिकली, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं कि हम अपने वालिदैन से जो इनहेरिट करते हैं, जो जीन्स, जो सेल्स, उनके जरिए हमें पता चलता है कि कुछ जेनेटिकली ज्यादा लंबे अरसे तक हेल्थी रहते हैं, कुछ लोग नहीं हेल्थी रहते, कुछ की एज, इवन कुछ फैमिलीज में एज बहुत ज्यादा लंबी होती है। और इसके अलावा हमें पता है कि आप हमारी लिविंग हैबिट्स, जैसे मैंने आपको पिछली पिक्चर दिखाई थी, क्या आप उसमें से पॉइंट आउट कर सकते हैं कौन सी चीज लिविंग हैबिट में या लाइफस्टाइल में आती है? ओके, सो वी वर एट दिस पेज, लेट्स कंटिन्यू। हम ये दोबारा से मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो दिस इज लाइक कि हम सीख क्या सकते हैं और उससे क्या चेंजेस ला सकते हैं और साइंस क्या कर रही है। तो इसमें हमने जिक्र किया कि देयर आर अदर स्पीशीज लाइक वेल्स, लाइक टर्टल्स, लाइक सम प्लांट्स, जहां से हमें इसका कुछ, we get some clues, new ideas कि what is really the secret of keeping yourself healthy and extending your life, जिसको हम एज के साथ रिलेट करते हैं। तो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। इस वक्त जो बड़े बड़े इदारों में बहुत टॉप के साइंटिस्ट हैं, वो इस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विद दीज डिफरेंट स्पीशीज, और उनसे हम सबक सीख के अपनी मेडिसिन में, अपनी लाइफ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें उनको यूज करें। और मैंने जीनेटिक्स का जिक्र किया था, लिविंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, वो हमने कवर कर लिया। स्टेम सेल का मैं एक दफा जिक्र करना चाहूंगा, दैट्स अनदर वेरी हॉट एरिया ऑफ रिसर्च, रिलेटिवली न्यू एरिया ऑफ रिसर्च, जिससे हम कई जगह पे जहां पे सेल्स खत्म हो चुके होते हैं, डेड हो जाते हैं, हम स्टेम सेल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें हम किसी और जगह से सेल्स लेके आते हैं और उनसे जो सेल्स चले गए थे वो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर किसी के हार्ट की कुछ एरिया का डैमेज हो जाए तो हम समझते हैं कि उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, बहुत अरसा तक यही समझा जाता था। लेकिन अब हम एक्चुअली उसको ग्राफ्ट कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, स्टेम सेल से हम दोबारा प्रोड्यूस कर लेते हैं उनको। ये भी नेचर का एक दिया हुआ मैकेनिज्म है जिसमें से हम कुछ सीख के कुछ कर रहे हैं। सिमिलरली एक नई रिसर्च जो है वो ये कि कैलोरी की रिडक्शन जो है, इससे भी आपकी लाइफ के ऊपर फर्क पड़ रहा है। फिर जीन एंड प्रोटीन की रिसर्च भी है। लेकिन हतमी बात यह है कि हमें अभी पूरी समझ नहीं आई, हम थोड़ा थोड़ा करके वी आर इंचिंग क्लोजर, और हमें उसके ऊपर अभी मजीद टाइम लगेगा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात को ख़त्म करने के लिए आपसे बेसिकली जस्ट टू कंक्लूड, दोबारा अब हम अगर रिवाइज करें कि हमने क्या सीखा इसमें से, तो हमने पहले कवर किया कि व्हाट इज एजिंग। आई होप कि आपको ये पता है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि एजिंग क्या है, आप बता सकते हैं? एजिंग क्या है, एज क्या है, एज क्या है? बर्थ से लेके लेबर तक हमारा ग्रोथ बढ़ना से सारा एजिंग। जब हम पैदा होते हैं, जब हम हमें पैदा होने से ही हाइट उम्र शुरू हो जाती है, मतलब जब बर्थ से फिर स्टेप स्टेप आगे जाना और डेथ तक ही ये सारी एज है, जब तक हम जिंदा है तो तब ये एज ही चलती जाती है। एक्सीलेंट, थैंक यू जी, थैंक यू। इसी तरह हम अगला सवाल ये उठाते हैं कि एजिंग में हमारी बॉडी जैसे ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक जाती है तो कैसे चेंज होती है। वो हमने उसका आंसर किया कि हमें सेल्स की तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है, सेल्स अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाते, डैमेज हो जाता है। कुछ सेल्स अगर मौजूद ना हो तो वहां पे अगर जो उनका फंक्शन था वो फिर नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी सेल का काम था ब्रेन में कुछ याद रखना, तो वो नहीं रख सकेंगे, आपको वो चीजें भूलने शुरू हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ मेमोरी। सिमिलरली अगर मसल्स हैं तो वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास वो नहीं। इसी तरह अगर कुछ सेल्स का काम था आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करना, वो सेल्स कम हो जाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा बूढ़े लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं, और ये एजिंग के साथ है। और अगला इंपॉर्टेंट हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठाया कि कैन वी डू समथिंग अबाउट इट, यानी अगर ये इसको एक प्रॉब्लम की तरह लिया जाए तो कुछ कर सकते हैं। तो हमने उसके बारे में कुछ हल निकाले। कुछ तो हमने लाइफस्टाइल की बातें की कि चेंज करना चाहिए, न्यूट्रिशन ठीक होनी चाहिए, एक्सरसाइज,
और जितने हमने डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए, और आप हेल्थी लिविंग की तरफ आएंगे, ताकि सेल्स को ओवरऑल आप हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ में। और आखिरी बात साइंटिस्ट के एतबार से ये है कि वो नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो डिफरेंट एनिमल से, डिफरेंट स्पीशीज से, और अपनी बॉडी में ही हमारे वो वाले जीन्स और वो वाली प्रोटीन्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, जिनसे एजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। और आखिर में, ये ऑलमोस्ट एक पोएटिक बात है लेकिन साइंस का भी सवाल है, आप इसको सोचें कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा अरसा जिंदा रहना, या जितना जिंदा रहें उसमें अच्छे तरीके से जिंदा रहना। इसको हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ स्पैन है कि आप 200 साल तक जिंदा रहते हैं जी, और बड़ा ज्यादा लाइफ स्पैन हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि जब तक हैं आपको बीमारियां नहीं आ रही, आप हेल्थी हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है आप डिपेंडेंट नहीं है उतने, आप अपनी जिंदगी के काम कर सकते हैं, मसल्स हो, मेमोरी हो, ब्रेन हो, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, जिस तरह हमने जिक्र किया। तो इन दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है, ये भी एक सवाल है ना, राइट। और जारी बात है, अगर हम का लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो उससे पहले हमें बीमारियों से तो पहले ही डील करना पड़ेगा। तो द टॉपिक ऑफ एजिंग इन रिसर्च इज सच दैट कि जब हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि वी वांट टू कीप द सेल्स हेल्थी, वी वांट टू कीप द बॉडी हेल्थी, एंड दैट improves द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और वहां से फिर आगे चलती हैं ये चीजें, ठीक। हम्म, तो पहला क्वेश्चन जो है रिवर्स करने वाला, ये क्वेश्चन अभी तक मिथिकल क्वेश्चन है, वो जिसे हम कहते हैं ना, कहानियां बनी होती हैं बहुत पुराने जमाने की। और अगर आप नोट करें तो इंसान की ये ख्वाहिश बहुत पुरानी है, इस हद तक पुरानी है कि आपको तकरीबन हर तरह के लिटरेचर में, चाहे वो उर्दू का हो, अंग्रेजी का हो, फारसी का हो, लैटिन का हो, हर जुबान में, किसी भी लैंग्वेज में आप जब बच्चों के लेवल की कहानियां पढ़ते हैं ना, तो आपको उसमें एक लफ्ज या एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको कहते हैं द पोशन ऑफ लाइफ, या आबे हयात, कि जी जिसके पी लेने के बाद इंसान मरेगा ही नहीं कभी। और इस हद तक है कि इसको पोएटिक इस्तेमाल किया जाता है, गालिब ने और शौरा ने अपने इसको क्योंकि ये है ही ऐसी चीज के जी, हाँ जी, हर एक को ये चाहिए है। और ये बड़ी एक ऐसी चीज है कि इंसान के टॉप के 3-4 चीजों में से एक रहता है कि जी ऐसी कोई चीज हो जिसके बाद बस इंसान हमेशा के लिए यंग रहे और वो उसी पे रहे। तो क्या इसका आंसर आप मुझसे पूछेंगे साइंटिफिकली कि यस और नो? हम उस वक्त तक जब किसी चीज को यस नहीं कहते एज अ साइंटिस्ट, जब तक हम उस चीज को मुकम्मल तौर पे अबूर ना लें। मिसाल मैं ऐसी दूंगा कि हवाई जहाज में सफर करना, आज कोई पूछे कि क्या हम हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं, उड़ना शुरू हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा यस, कोई सोचे बगैर। लेकिन यही सवाल अगर आप 200 साल पहले पूछते, तो ये इसका आंसर ऐसा यस नहीं था, हालांकि लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप जब चीज को एज अ साइंटिस्ट, जब को तक किसी चीज को आप रिपीटेबली नहीं कर सकते, यू डोंट से इट्स अ यस। एक चीज को कर लेना या दो को कर लेना इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। ये थोड़ी एक्साइटमेंट होती है लेकिन हम उसका फॉर्मूला नहीं बनाते हम चीज। तो इसलिए ये हम अभी इसका आंसर है ये नो। यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि कुछ कुछ तरीके, कुछ एग्जाम्पल्स की जाती हैं। लेकिन साइंस में एक चीज बहुत फंडामेंटली सिखाई जाती है कि एग्जाम्पल्स और नॉट डेफिनेशंस। किसी एक चीज को एक दफा कर लेने का ये मतलब नहीं है कि हमें वो चीज पूरी आ गई है। कुछ लोग, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुछ लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि यंगर पॉपुलेशन के सेल्स लेके एल्डरली पॉपुलेशन में किसी एक यंग बंदे को लेके उस एल्डरली बंदे के साथ उसके सेल्स ट्रांसफर करना शुरू किए। उसके कई तरीके हैं, ब्लड के जरिए भी होते हैं, और उनका ख्याल है कि ऐसे हो जाएगा, और उन्होंने उसके इनिशियल कुछ असरात देखे भी। लेकिन हमें पूरा नहीं पता कि अभी वो जो ज्यादा उम्र का, लेट्स से एक बच्चा 20 साल का है और एक 50 साल का है, तो 50 साल वाले में जब ये ट्रांसफर हुए, अभी हमें उसके अगले 10-15 साल देखना पड़ेगा कि क्या बनती है मजीद चीजों में, क्योंकि कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, और हमें उसकी पूरी समझ अभी नहीं आई। मैं इसकी एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुछ बातें हमें ऐसे पता हैं कि सेल जब डैमेज होता है तो वो सेल हमेशा अपने आप को रिकवर कर लेता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि समुद्रों में कई मखलूक पाई जाती है, आप उनमें से कुछ, स्टार फिश होती है,
कुछ एक और छोटी सी और टाइप की फिश है जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। जब अगर उसका एक्सीडेंटली कोई एक उंगली नुमा जो एक लिम्ब होता है अगर वो कट जाए, या आप एक्सपेरिमेंट करते हो, हम उसको एज अ साइंटिस्ट खुद एक्सपेरिमेंट करते काट देते हैं, वो लिम्ब को याद होता है कि मैंने दोबारा ग्रो करना है, वो जितना हिस्सा आपने उसका काटा होता है वो उंगली दोबारा बनना शुरू होती है, और वो बन के उसी हाइट पे उसी लेंथ पे रुक जाती है जहां पे ओरिजिनली था। ये किसने बताया उसको कि पहली बात कि ग्रो करना है यहाँ पे, जो सेल्स डैमेज हुए थे उसने उसको पूरा लेके आना है, और उसके बाद उसने उसी, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर ग्रो करना था तो वो बिल्कुल 2 सेंटीमीटर के करीब ग्रो करके रुक जाता है, ये नहीं कि अब वो चलती जाए और वो ग्रो करती जाए। ये क्या है? अगर आप मुझसे इसका डायरेक्ट आंसर पूछें तो वी नो नथिंग अबाउट इट, हमें ये पता है कि ऐसा होता है, हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, उसकी मेमोरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें इसका टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किसने ऐसे रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है? तो एज मुस्लिम्स वी बिलीव कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब चीजें की हुई, तो अल्लाह ने एक चीज रखी हुई है उस सेल के अंदर जिसने इस तरह करवाना था और वो मुकम्मल होना था, लेकिन जब हम साइंस के स्टूडेंट बन के सोचते हैं तो हमें हर चीज 2 जमा 2 करनी नहीं आती, हमें ये पता है कि वो हो जाता है। यही सवाल रिवर्स एजिंग का है, हम कुछ चीजों में कर लेते हैं लेकिन अभी तक ये एक मिथ है और इसका आंसर अभी तक है नो।